हेलो दोस्तों, मैं तो आपका स्वागत करती हूँ इस पीवाईक्यू रिवीजन सीरीज में। और हम लोग देख रहे हैं आगामी एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पेपर, जो कि आपके सभी एग्जाम के लिए लाभदायक सिद्ध होने वाला है ये। और सबसे ज़्यादा तो बीपीएससी तैयारी 4 के लिए ये सारे जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं अभी तक, सभी हम लोग साथ में देख रहे हैं। और प्लस जो है एमसीक्यू, जो कि बार-बार पूछे जाते हैं इम्पोर्टेंट, वो भी साथ में रखे गए हैं। तो काफ़ी ये लाभदायक सिद्ध होने वाला है। तो चलिए चलते हैं प्रश्नों के ऊपर। उससे पहले चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें और अपने फ्रेंड तक भी शेयर करें इसे ज़रूर। तो चलिए बिना टाइम लिए सीधे चलते हैं आज के पहले प्रश्न पर। और आज का जो पहला प्रश्न है, पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन-सा जोड़ा सही है? तो सही बताना है आपको। तो महादेवी वर्मा का निहार ये काव्य संग्रह है और ये 1930 की रचना है। ये भी साथ में ध्यान रखना है। मैथिली शरण गुप्त की कमायनी नहीं है, ये प्रसाद का है। और ये जो है 1935 की रचना है कमायनी। तोरती पत्थर ये किसका है? ये निराला का है, पंत का नहीं है, तो ये भी गलत हो जाएगा। साकेत ये मैथिली शरण गुप्त जी का है, निराला का नहीं है। तो इसमें से जो सही पूछा जा रहा है, तो ए ऑप्शन ही सिर्फ सही है, बाकी गलत है। तो ए ऑप्शन आपका राइट होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। इनमें से सरस्वती पत्रिका के संपादक का नाम क्या है? तो यहाँ देख लें ऑप्शन के ऊपर पहले जाना है आपको कि यहाँ ऑप्शन में आपका पहले क्या है, ठीक है? अगर देख सकते हैं कि डी ऑप्शन यहाँ पर सही है, जो कि महावीर प्रसाद द्विवेदी जी को बताया गया। अगर महावीर प्रसाद द्विवेदी यहाँ पे नहीं रहते, अगर श्याम सुंदर दास जी रहते, तो आपका जो आंसर था वो वही होता, ठीक है? क्योंकि महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने सरस्वती पत्रिका का जो संपादन कार्य किया है, वो 2003 से 2000 कितना तक किया था? 2020 तक किया है, ठीक है? सॉरी 1900 2000 1903 से 1903 से 1920 तक इन्होंने इसका संपादन कार्य किया है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो टाइम के हिसाब से और इनसे जो पहले थे वो श्याम सुंदर दास जी थे, तो ये थोड़ा-सा आपको माइंड मेकअप करना है। चलिए अगले प्रश्न में पढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन-सी भारतेंदु की रचना नहीं है? तो वैदिकी हिंसा हिंसा न भवति, तो ये तो है। विषय से विष मोक्षदम ये भी है। बादशाह दर्पण ये भी है नाटक इनका। लेकिन ये पद्मावती जो है, ये भारतेंदु जी का नहीं है, ये जयसी की रचना है। और ये 1540 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी, ये इसका डेट है, तो ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। हिंदी की पहली कहानी लेखिका पूछी जा रही है, तो ये बंग महिला जी हैं, तो ध्यान रखना है बंग महिला। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, हिंदी समालोचना के सूत्रपात के लिए भारतेंदु युग की कौन सी पत्रिका उल्लेखनीय है? तो ए ऑप्शन में है कवि वचन सुधा। आगे देख लेते हैं, आगे ऑप्शन क्या है? हरिश्चंद्र पत्रिका, ब्राह्मण और आनंद कादम्बनी। तो समालोचना के दृष्टिकोण से जो थी वो कादम्बनी थी, ठीक है? अब ये किसकी है, ये थोड़ा-सा आप कमेंट में ज़रूर से बताइएगा मुझे कि ये किसकी पत्रिका रही है, किसने संपादन का कार्य किया है आनंद कादम्बनी का। तो ये थोड़ा-सा आपको बताना है कमेंट बॉक्स में, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट प्रश्न यहाँ से बनते हैं और बार-बार ये रिपीट होते हैं, इसीलिए यहाँ पर रखे गए हैं। तो थोड़ा-सा ध्यान रखना है, तो डी ऑप्शन आपका सही होगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। इनमें से कौन-सी रचना केदारनाथ अग्रवाल की नहीं है? तो युग की गंगा ये भी है, नींद के बादल, आग का झरना ये सभी है, लेकिन युग धारा जो है ये किसका है? ये नागार्जुन जी का है। और अगर इसकी डेट की बात करूँ तो ये 1953 की रचना है, तो ये थोड़ा-सा ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। प्रगतिवादी काव्य सृष्टि कैसी है? दार्शनिक है, वर्ग चेतना प्रधान है, वैयक्तिक चेतना प्रधान है या फिर यथार्थ स्थितिवादी है? तो प्रगतिवादी की बात हो रही है, तो वर्ग चेतना ही होगा इसमें, तो बी ऑप्शन आपका राइट होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। अगला प्रश्न है कि छायावाद के प्रमुख कवियों में किसमें गीतों की मधुर वेदना की मर्म अभिव्यक्ति अधिक है? तो ये जो है ये महादेवी वर्मा जी होंगी, क्योंकि ये शुक्ल
जी के अनुसार ये प्रश्न देख सकते हैं पूछा गया है, तो ये महादेवी वर्मा सी ऑप्शन आपका राइट होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है कौन सा कवि छायावादी नहीं है? तो निराला है, पंत है, प्रसाद है और एक महादेवी वर्मा जी होंगी। लेकिन जैसी जो हैं ये प्रेमाश्रय शाखा के प्रमुख कवि जैसी माने जाते हैं। तो डी ऑप्शन आपका राइट होगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। बोला जा रहा है कि छायावाद को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह किसने कहा है? मोस्ट इम्पोर्टेंट ये प्रश्न है, बार बार रिपीटेड होती है, तो इस प्रश्न को थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको। ये डॉक्टर नगेंद्र द्वारा कही गई बातें हैं। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। बोला जा रहा है प्रयोगवाद के प्रवर्तक के अनुसार प्रयोगवादी कवि का मुख्य तथ्य क्या था? तो यहाँ पर ऑप्शन नहीं है, ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं और ऑप्शन क्या है वो देख लेते हैं थोड़ा सा। क्या है, चलिए, यहाँ पर तो आंसर ही नहीं दिया गया, खैर देखते हैं। नए काव्य उपकरणों का प्रयोग, भावुकता के स्थान पर बौद्धिकता की प्रतिष्ठा, नई राहों का अन्वेषण, काव्य की पूर्व परंपरा का निषेध। आंसर क्वेश्चन थोड़ा सा क्या था, वो थोड़ा सा देखना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर तो बहुत दो तीन ऐसे ऑप्शन हैं जो मिलती जुलती है। पूछा जा रहा है कि प्रयोगवाद के प्रवर्तक के अनुसार प्रयोगवादी कवि का मुख्य तथ्य, ठीक है, मुख्य तथ्य क्या है अब देखते हैं। ऑप्शन एक बार पुनः, जो ऑप्शन में दिया गया है, क्योंकि ये पूछे गए प्रश्न है और इसीलिए इसमें जो है नए काव्य उपकरणों का प्रयोग ये बिल्कुल था। भावुकता के स्थान पर बौद्धिकता की प्रतिष्ठा, नई राहों का अन्वेषण, ये दो तो मिल ही जाएगा इनमें। तो मान लें कि 2 नहीं होगा लेकिन ए और सी तो बिल्कुल होना चाहिए, तो इसीलिए एक से अधिक यहाँ पे प्रश्न आपके सही ऑप्शन दिख रहे हैं, इसीलिए यहाँ पर स्टार लगी हुई है। तो ये प्रश्न पूछी गई है क्योंकि इसको जो है अ, इस प्रश्न के लिए सभी को समान अंक दिए गए थे। तो ये थोड़ा-सा ध्यान रखना है क्योंकि मुख्य तथ्य पूछी जा रही है, तो एक से अधिक यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो इसीलिए एक से अधिक होगा ऑप्शन में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सा जोड़ा सही है? तो प्रिय प्रवास हरिओत का है, बिल्कुल है, 1914 की ये रचना है। सांदिग्ध प्रसाद का नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा, ये महादेवी वर्मा जी का होगा। आंसू प्रसाद का होगा, निराला का नहीं होगा। साकेत मैथिली शरण गुप्त का होगा, तुलसीदास का नहीं होगा। तो सिर्फ ए ऑप्शन यहाँ पर सही दिख रहा है आपका। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। निहार की रचना किसने की है? तो निहार की जो रचना है ये महादेवी वर्मा जी ने किया है और अगर इसका डेट पीरियड की बात करें तो ये 1930 की रचना है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। आगे कौन से वाद से आगे कौन से वाद के कवि हैं? तो ये प्रयोगवाद, और ये प्रयोगवाद आया था 1943 में। और साथ-साथ मैं बताते चलूँ कि जो भी अभी तक मेरे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं, तो लिंक नीचे दी गई है, आप ज़रूर से उसको प्रेस कर लें और जुड़ जाएँ टेलीग्राम चैनल से क्योंकि वहाँ पर मैं इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन भी देती हूँ, साथ-साथ पीडीएफ भी प्रोवाइड करवाती हूँ, जो भी अच्छी लगी मुझे, आपके काम की हो, तो ज़रूर से जुड़ें उससे। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से तार सप्तक का कवि नहीं है। तो अगर तार सप्तक के बारे में आपको जरा भी कंफ्यूजन हो रहा है तो मैंने टेलीग्राम चैनल पर इसका बहुत ही अच्छा शॉर्ट फॉर्म में बताया भी है, तो थोड़ा सा आप देख लें जाकर, आपको इसको याद करने में आसानी हो जाएगी, ठीक है। तो मैं बहुत सारे ऐसे पीडीएफ और जो भी है इन्फॉर्मेशन देती रहती हूँ, तो जरूर से जुड़े टेलीग्राम चैनल से। तो तार सप्तक का कवि नहीं है पूछा जा रहा है, तो कौन से नहीं है? शमशेर बहादुर सिंह इसमें नहीं आएंगे, गिरजा कुमार माथुर आएंगे, मुक्ति बोध आएंगे, प्रभाकर माचवे आएंगे, नागार्जुन आएंगे, आदि कवि आएंगे, लेकिन शमशेर बहादुर सिंह, अब बताना है कि शमशेर बहादुर सिंह जो है किससे जुड़े हैं, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है, ये तार सप्तक से नहीं जुड़े हैं, क्वेश्चन को समझना है सही से। चलिए आगे देखते हैं। इनमें से कौन सा उपन्यास प्रेमचंद्र का नहीं है? तो गोदान तो है 1936, सेवा सदन 1918, कर्मभूमि 1932, शेखर एक जीवनी ये किसकी है? तो ये अज्ञे का है। किसकी है? अज्ञे के हैं। और ये जो है ये 1941 से 44 तक है क्योंकि ये दो भाग में बटी हुई है। तो ये 1941 से लेकर 1944 में ये दो भागों में है, ये थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको।
अज्ञे द्वारा रचित उपन्यास है। आगे देख लेते हैं प्रसाद द्वारा रचित इरावती कैसा उपन्यास है। तो ये तो एक तो अधूरा उपन्यास है। ऑप्शन पहले देख लेते हैं, सामाजिक है, ऐतिहासिक है। तो बिल्कुल ऐतिहासिक ही होगा क्योंकि प्रसाद ऐतिहासिक ज्यादातर उन्होंने उपन्यास रचा है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अशोक के फूल निबंध के रचयिता कौन है? अब देखिए कि बीपीएससी तैयारी में कितनी बार ये पूछा गया है, 6 to 8 हो, 9 to 10 हो, 11 to 12 हो, या फिर यूजीसी नेट हो, या फिर केवीएस एनवीएस जो भी है, कई बार इस प्रश्न को पूछा गया है। तो ये हजारी प्रसाद द्विवेदी जी होंगे। और जो अगर इसकी डेट पीरियड की बात करें तो ये 1948 का निबंध है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है आपका, अलका जयशंकर प्रसाद के किस नाटक की पात्र है? तो ये चंद्रगुप्त से संबंधित पात्र है। और चंद्रगुप्त जो नाटक है ये 1931 इसका डेट पीरियड है, ये भी ध्यान में रखना है। ये नाटक प्रसाद द्वारा रचित है। चलिए आगे देख लेते हैं, गुलकी बन्नो कहानी के लेखक कौन है? गुलकी अच्छा गुलाबी बन्नो। अब देखिए कि गुलकी बन्नो अगर रहता तब यहाँ पर देखिए ऑप्शन में सही नहीं दिख रहा है, तो इसको थोड़ा-सा हम छोड़ते हैं और आगे बढ़ते हैं क्योंकि यहाँ पर थोड़ा-सा देखना होगा क्योंकि एक इसी तरह के नाम के अन्य कहानी भी हैं, तो थोड़ा-सा इसको देखकर मैं कमेंट कर दूँगी, ठीक है? चलिए, आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न है, बनारसी दास चतुर्वेदी के रेखाचित्र हैं, तो ये रेखाचित्र और सेतुबंध उपयुक्त दोनों ही होंगे, तो सी ऑप्शन आपका राइट होगा, क्योंकि रेखाचित्र पूछा जा रहा है इनका। आगे है हमारी यात्रा के यात्रा वृत्तकार हैं कौन है? तो ये लोचन प्रसाद पांडे जी होंगे। आगे देख लेते हैं, हिंदी में रिपोर्टाज का आरंभ किस युग में हुआ था? तो ए ऑप्शन है द्विवेदी युग, दूसरा ऑप्शन है भारतेंदु युग। आगे देख लेते हैं, हालांकि यहीं पर होगा, वैसे ऑप्शन को देखना जरूरी होता है। तो ऑप्शन देख लें यहाँ पर, प्रसाद युग और प्रसादोत्तर युग या फिर छायावादोत्तर युग। तो ये प्रसादोत्तर युग और छायावादोत्तर युग ही होगा, तो डी ऑप्शन होगा क्योंकि भारतेंदु युग में हुआ था लेकिन इसका जो परिपक्व समय आप देख पा रहे होंगे तो प्रसादोत्तर युग और छायावादोत्तर युग ही होगा। चलिए आगे देख लेते हैं, अर्धकथानक किस विधा की रचना है? तो ये आत्मकथा है, बनारसी दास जैन द्वारा रचित है और ये पहली आत्मकथा है। आगे देख लेते हैं, इनमें से कौन सी स्वीकृति आत्मकथा है? क्या पूछी जा रही है? स्वीकृति आत्मकथा है, यानी कि अर्ध कथानक ही है बनारसी दास जैन द्वारा। कलम का सिपाही तो जीवनी होगा, यानी कि स्वयं की कृति है, पूछी जा रही है स्वीकृति, ठीक है? तो थोड़ा-सा वर्ड को भी आपको ध्यान में रखना है। आत्मकथा यानी कि खुद से लिखी हुई, और अगर आप दूसरे की कथा लिख रहे हैं तो वो जीवनी हो जाएगी। जैसे कलम का सिपाही प्रेमचंद्र की जीवनी है, चिरों पर चांदनी निर्मल वर्मा ने लिखी है, बाणभट्ट की आत्मकथा चिरों पर चांदनी तो ये रेखाचित्र तरह का है, और बाणभट्ट की आत्मकथा ये उपन्यास है। तो थोड़ा-सा ध्यान रखना है। देखिए कि यहाँ पर आत्मकथा लिखी हुई है, तो अगर किसी को नहीं पता होगा, तो ये आत्मकथा, आत्मकथा देख लेंगे और टिक आउट कर देंगे। तो ऐसी गलती नहीं करनी है। शब्द को आपको ध्यान में रखना है और रचनाओं की विधा को ध्यान में रखिएगा, तभी प्रश्न गलत नहीं होगा। तो सी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही होगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, वीरों का कैसा हो वसंत में किस रस की सृष्टि हुई है? तो ये वीर रस की सृष्टि है और ये जो है 6 to 8 में पूछे गए प्रश्न है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न क्या है? भरत मुनि ने रस सूत्र का विवेचन अपने किस ग्रंथ में किया है? तो ये नाट्य शास्त्र में इन्होंने किया है। हालाँकि यहाँ पर थोड़ा-सा गलत है टाइपिंग, तो माफ़ कीजिएगा इसके लिए, लेकिन मैं जो बोल रही हूँ उस पर ध्यान देना है। तो रस सूत्र का जो विवेचन उन्होंने किया है वो अपने नाट्य शास्त्र ग्रंथ में किया है। तो बी ऑप्शन आपका राइट होगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, अनुभावों के कितने भेद होते हैं? तो ये 2 भेद होते हैं। अब बताइएगा कि वो 2 भेद कौन-कौन से हैं, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, गणेश शंकर विद्यार्थी रचित गांधी की जीवनी है, कौन सी है? बापू है, श्री गांधी है। आगे ऑप्शन देख लेते हैं क्या है, कर्मवीर गांधी है या फिर अकाल पुरुष गांधी है। तो अकाल पुरुष जो गांधी है ये तो जैनेन्द्र की है, ठीक है? तो यहीं पर होगा श्री गांधी है, ठीक है?
क्या है? गणेश शंकर विद्यार्थी ने जो गांधी जी की जीवनी लिखी है, वो श्री गांधी के नाम से लिखी है, तो ये थोड़ा-सा ध्यान रखना है। आगे देख लेते हैं कि अमिट रेखाएँ के संस्मरण रेखा चित्रकार हैं, कौन है? तो सत्यवती मलिक हैं, तो ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, मंगल भवन अमंगलहारी द्रवहुष दशरथ अजिर बिहारी, इन पंक्तियों में किस छंद का प्रयोग हुआ है? तो ये चौपाई छंद का इसमें प्रयोग देखा जा सकता है। और अगर आपको छंद पहचानना नहीं आता है तो बताइएगा ज़रूर से, मैं उस पर एक अलग से वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आऊँगी बहुत ही सरल तरीके से। आगे बढ़ लेते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन मात्रिक छंद है? और मात्रिक और वर्णिक छंद थोड़ा-सा आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि इस बार जो प्रश्न पूछा गया था बीपीएससी तैयारी में, सिर्फ़ मात्रिक और वर्णिक छंद से ज़्यादातर 9-10 में सवाल पूछे गए थे और 6 टू 8 में भी और 11 टू 12 में भी। तो थोड़ा-सा ध्यान रखना है इस तरह के प्रश्न को, क्योंकि पूछे जा रहे हैं, ट्रेंड में हैं अभी, तो ध्यान रखना है। तो देखिए, जो मात्रिक छंद होते हैं वो दोहा, चौपाई, रोला, ये सभी में आएगा, तो डी ऑप्शन आपका राइट होगा। ठीक है? आगे बढ़ते हैं कि मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी सोई जा तनिकी झाई परे श्याम हरित दुति होई, उपयुक्त पंक्ति में कौन सा रस है? तो ये भक्ति रस इसमें है, थोड़ा सा ध्यान रखना है। और ये किसका है? ये भी थोड़ा सा आपको बताना है, क्योंकि ये बहुत ही फेमस राइटर का है। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरुपति सोई, उपयुक्त पंक्ति में कौन सा रस है? पूछा जा रहा है, और ये बीपीएससी तैयारी में इस बार भी आया है। और ये एस्टेट में भी पूछा गया, तो इसमें शांत रस है, क्योंकि मीराबाई की पंक्तियां हैं। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है कि दुखही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो नहीं कही, उपयुक्त पंक्ति में कौन सा रस है? तो ये करुण रस है। ठीक है, इसमें कौन सा रस है? करुण रस है। और इसी तरह के सेम टू सेम प्रश्न इस बार ही पूछे गए हैं। अगर आप पेपर खोलिएगा बीपीएससी तैयारी का, तो आपको पता चल जाएगा कि इसी तरह के प्रश्न ही आए हैं कि नहीं आए हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि नील परिधान बीच सुकुमार, खुल रहा मृदुल अध खुला अंग, खिला हो ज्यों बिजली का फूल, मेघवन बीच गुलाबी रंग, इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? तो इसमें उपमा अलंकार की बातें की गई है। अब देख सकते हैं कि उपमा यानी किसी को उपमा दिया जा रहा है कि नील परिधान बीच सुकुमार, खुल रहा मृदुल अध खुला अंग, खिला हो ज्यों ज्यों बिजली का फूल, मेघवन बीच गुलाबी रंग। इसमें अब देखिए कि उत्प्रेक्षा अलंकार भी इसमें आ जाएगा। ठीक है, लेकिन ये उपमा दी जा रही है, तो उपमा ही होगा। अगर दो अलंकारों की बात की जाती तो फिर इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार भी आनी थी, स्वाभाविक सी बात थी, आ ही जाती। चलिए अगला प्रश्न है, चरण कमल बंदो हरिराई में कौन सा अलंकार है? तो ये रूपक अलंकार होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? सुर सुर तुलसी शशि उद्गन केशव दास, और कवि खद्दोत सम जह तह करे प्रकाश, इन पंक्तियों में किस अलंकार का प्रयोग हुआ है? तो ये यमक अलंकार का प्रयोग यहाँ पर देखा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं कि निज भाषा उन्नति है, सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटे ना है को शूल, इन पंक्तियों में कौन सा छंद है? तो पहले आपको पंक्तियों को ध्यान में रखना है कि ये पंक्तियां किसकी है। तो ये किसका है? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का है। ठीक है, और ये दोहा इसमें छंद आया है, तो ये भी ध्यान रखना है। चलिए आज का लास्ट प्रश्न देखते हैं क्या है। लास्ट प्रश्न है, अ, छंद शधी के प्रणेता आचार्य माने जाते हैं। तो ये जो है छंद शास्त्र होगा। ठीक है, छंद शास्त्र के प्रणेता माने जाते हैं, आचार्य जो है वो पिंगल माने जाएंगे। ठीक है, तो टोटल आज 40 प्रश्न, क्योंकि 60 और 40 का जो है कॉम्बिनेशन हम कर रहे हैं, तो इसी तरह प्रश्नों को देख रहे हैं। तो आज टोटल हम लोगों ने 40 प्रश्न किया है, जो काफी महत्वपूर्ण थे। और इसमें पूछे गए प्रश्न पत्र भी हैं और आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू भी है। तो मिक्सअप प्रश्न मैं करा रही हूँ, जो आपके आगामी एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। तो इसे कंटिन्यूअस करें बिल्कुल। और
अपने फ्रेंड तक भी इसे ज़रूर से शेयर करें, जो भी बीपीएससी तैयारी 4 का तैयारी कर रहे हैं, हिंदी क्षेत्र से, उनके लिए काफ़ी हेल्प ये पहुँचाने वाली है वीडियो। और ये कंटिन्यूअस मैं कराती रहूँगी आपके एग्ज़ाम तक, तो कोई भी आपको टेंशन लेने की यहाँ पर ज़रूरत नहीं है। चलिए फिर मिलती हूँ एक नए सीरीज़ के साथ, नए प्रश्नों के साथ, तब तक बने रहें हमारे साथ। थैंक यू सो मच दोस्तों।